हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू XIS। करंट अफेयर्स सीरीज़ का ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। देखिए, अभी तक हमने जो करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं ना, रिसेंट की जो हमारी वीडियोस थी उसमें हमने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर कवर किए थे। इसके अलावा हमने साइंस एंड टेक से रिलेटेड करंट अफेयर कवर किए थे। ठीक है, अभी हमारा जो एक मेजर पोर्शन बचता है करंट अफेयर्स का, वो है हमारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स। देखिए, एनवायरनमेंट का जो मेन करंट अफेयर्स हैं, लाइक जो डिटेल्ड वाले हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगा। इस वीडियो में हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ शॉर्ट करंट अफेयर्स हैं जो अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी कुछ शॉर्ट करंट अफेयर हमारे रह गए थे। ठीक है, ये इन दो टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट करंट अफेयर्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके अलावा भी कुछ और खासकर कुछ होता है ना, कुछ पर्सन्स इन न्यूज़ होते हैं। पर्सन्स इन न्यूज़, जैसे कि मान लो नरेंद्र मोदी जी को कहीं पे कोई ऑनर मिला, कहीं पे मान लो जैसे उनको रशिया में एक उनका जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है वो दिया गया। इसके अलावा मान लो इंडिया का कोई फेमस बंदा है, जैसे मान लो एक आलोक शुक्ला जी हैं, इनको एनवायरमेंटल इनके जो एफर्ट्स हैं उसके लिए एक अवार्ड मिला था हाल ही में। किस आलोक शुक्ला जी ने किस फील्ड में काम करा है, तो जो हसदेव बचाओ आंदोलन चल रहा है छत्तीसगढ़ में, उसके ये लीडर हैं मेन। तो इस तरीके के कुछ अवार्ड या फिर कुछ किसी भी घटना की वजह से कोई पर्सनैलिटी न्यूज़ में आई होती है, और अक्सर या तो उस पर्सनैलिटी से रिलेटेड या फिर उसने क्या काम किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन न्यूज़ हमारे जो पेपर हैं उसमें आ जाते हैं सिविल सर्विसेज में। तो ऐसी कुछ पर्सनैलिटीज़ हैं जो रैंडम और बहुत ट्रिवियल क्वेश्चन हैं, वो हम नहीं देखेंगे कि यहाँ पे कि कौन से CISF का कौन गवर्नर, वो कौन चीफ बन गया और ये बन गया। ऐसे क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में नहीं आते हैं। बाकी जो क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, ऐसे पर्सन न्यूज़ को आज हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में जो हमारी न्यूज़ हैं वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। देखिए, वायनाड है जो, यहाँ पे हाल ही में लैंडस्लाइड्स आए थे, और ये मतलब जो 2018 में आपको पता होगा केरला में फ्लड्स आए थे, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी। तो उसके बाद से केरला में मतलब सबसे जो सीरियस कोई एनवायरमेंटल डिजास्टर आया है वो है ये। ठीक है, वायनाड में 2 गांव है, चूरामला और मुंदक्कई, ये दोनों गांव बह गए थे। गाँव के नाम आपसे नहीं पूछे जाएंगे, पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि लैंडस्लाइड्स केरला में कहाँ आए थे, तो वायनाड में आए थे। ठीक है, टॉरेंशियल डाउनपोर यानी कि बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, उसकी वजह से ये रेनफॉल आए थे। अब यहाँ पे ना ऑल्दो लिखा नहीं हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने सुना होगा क्लाउड बस्ट। ये क्लाउड बस्ट क्या होता है? क्लाउड बस्ट या टॉरेंशियल रेनफॉल, तो ऐसा नहीं है कि बादल सच में फट जाता है। इसमें होता क्या है कि इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये है कि अगर 1 घंटे के अंदर 100 mm से ज़्यादा बारिश हो जाए, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को जहाँ पे 100 mm से ज़्यादा रेनफॉल हो गया 1 ही घंटे के अंदर, उसको क्लाउड बस्ट कहा जाता है। ये इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, और ये आजकल एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। ठीक है, 100 mm वाली चीज़। अब जैसे देखिए, लैंडस्लाइड और ये क्लाउड बस्ट होते रहते हैं, तो अब हर जगह पे लैंडस्लाइड या क्लाउड बस्ट हो रहे हैं, तो वो नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, कम चांसेस हैं। ऑल्दो वायनाड वाला थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम न्यूज़ में रहा था। ठीक है, और वायनाड से आप पता है MP हैं जो, वो कौन है? राहुल गांधी। इस वजह से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं अब। नेक्स्ट, ठीक है, इसी से रिलेटेड 2 कमेटीज़ हैं, एक है के कस्तूरी रंजन कमेटी और एक है माधव गदगिल कमेटी। ये दोनों से यही पूछा जाता है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये जो वेस्टर्न घाट हैं उनकी इकोलॉजिकल क्या सिग्निफिकेंस है, और क्या इकोलॉजिकल डिजास्टर आ सकते हैं वहाँ पे, कैसे हम उनको कंजर्व कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड हैं दोनों कमेटी, के कस्तूरी रंजन कमेटी और माधव गदगिल कमेटी। ये दोनों आपको पता होनी चाहिए, इस करंट अफेयर में यही रेलेवेंट था। नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन। ठीक है, ये एक अग्रीमेंट साइन हुआ है, शॉर्ट में BBNG बोलते हैं इसको। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत वही है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, तो हम कंजर्वेशन की बात करेंगे, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन की बात करेंगे, मरीन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दोनों को कवर करता है ये। ठीक है, और कौन से एरियाज़ की बात करता है? हाई सीज़। हाई सीज़ का क्या मतलब होता है? देखिए, जो इंटरनेशनल वाटर्स जिनको हम बोलते हैं ना, आपको पता होगा, देखिए जो 12 नॉटिकल माइल तक होता है ना, वहाँ पे हमारे टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं। फिर जो 24 नॉटिकल माइल तक आप जाओगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कॉन्टिगुअस वाटर्स, और आप 200 तक जाओगे, 200 नॉटिकल माइल तक, तो वो उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसके आगे जो एरिया होता है ना, जो किसी भी कंट्री का नहीं होता है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल वाटर्स या फिर हाई सीज़। ठीक है, ये हाई सीज़ वर्ड यहीं लिखा है। तो हाई सीज़ के अंदर कैसे हम जो ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी है, मरीन बायोडाइवर्सिटी हो, किसी भी तरीके की हो, बर्ड्स वगैरह जो भी हो, उसको प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड एग्रीमेंट है, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन। ठीक है, इससे क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा कि इंडिया ने इसको कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है साइन करने के लिए। तो इसके अलावा ये कहाँ पे अप्लाई होता है? हाई सीज़ में, यानी कि इंटरनेशनल वाटर्स में। ये हाई सीज़ टर्म है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। वर्ल्ड का पहला थोरियम मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन किसने बनाया है? चाइना ने बनाया है। कहाँ पे? गोबी डेजर्ट में। तो आपको गोबी डेजर्ट कहाँ ये भी पता होना चाहिए, चाइना में। इसका वर्ल्ड का पहला थोरियम मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन बना है। अब देखिए, यहाँ से ना एक क्वेश्चन और बनता है कि ये थोरियम का बना है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। थोरियम क्या है ना,
जो हमारा न्यूक्लियर सब पावर हम जनरेट करते हैं उसमें थर्ड स्टेज में थोरियम से पावर जनरेट की जाती है। और हमारा जो इंडिया का भी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो 3 स्टेज का है। थर्ड स्टेज में हम थोरियम से न्यूक्लियर जो पावर है वो जनरेट करेंगे। थोरियम से न्यूक्लियर पावर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि थोरियम से जब पावर जनरेट होती है ना, उसमें पॉल्यूशन सिर्फ ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल पॉल्यूशन होता है, ठीक है, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेज नेग्लिजिबल निकलती हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है थोरियम। एक रीज़न और है इसके इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाने का हमारे लिए कि इंडिया के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा रिजर्व है, लगभग 28% जो रिजर्व है ना थोरियम का, वो इंडिया के पास ही है। अपने केरला के उसमें एक सैंड पाई जाती है जिसको बोलते हैं मोनाजाइट सैंड, सबसे ज़्यादा केरला मालाबार एरिया में पाई जाती है। वैसे ये जहाँ भी बीच होते हैं ना, बीच वाले एरिया में आपको देख मिट्टी में इसका छोटा छोटा अमाउंट होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर के बारे में। शायद ये तो ना पूछा जाए कि चाइना में खुला है, कहाँ खुला है, लेकिन थोरियम के बारे में जो बाकी फैक्ट मैंने आपको बताया वो आपको पता होना चाहिए। नैनो फर्टिलाइज़र प्लांट काकीनाडा में, देखिए अगेन नैनो फर्टिलाइज़र से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। काकीनाडा में है नहीं है वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नैनो फर्टिलाइज़र का केस में क्या है कि नैनो फर्टिलाइज़र ना एक तरीके से मतलब एक बोटल्स में आता है एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में नैनो फर्टिलाइज़र। और इस नैनो फर्टिलाइज़र की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि ये कम इस्तेमाल होता है और ज़्यादा अच्छे से इफेक्टिवली काम करता है, ठीक है, नैनो फर्टिलाइज़र। यानी कि इसमें जो रन ऑफ होता है, रन ऑफ मतलब एक तरीके से जो फर्टिलाइज़र वेस्ट हो जाता है हमारे पानी के साथ बह जाता है, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन वही है, नैनो फर्टिलाइज़र है, इसको यूज़ करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए जो फार्मर्स हैं वो इसको कम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इंडिया एट वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट। अब ये क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट कहाँ हुआ है, तो रोटरडैम में हुआ है, नीदरलैंड्स में, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट। नेक्स्ट देखिए, प्लास्टिक वेस्ट को कैसे ठिकाने लगाना है, कैसे इससे हमें निजात पानी है, इसके ऊपर काफ़ी काम चल रहा है। मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया है कि प्लास्टिक ट्रीटी साइन होनी है कब, 2025 तक। तो अगले 1 साल के अंदर अंदर आप सब प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको प्लास्टिक को कैसे कम करा जाए इसके ऊपर बहुत काम देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये यहाँ पे एक वर्ड है माइक्रो प्लास्टिक। अब ये माइक्रो प्लास्टिक क्या है, इसकी भी क्वेश्चन एग्जाम में आती है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि माइक्रो प्लास्टिक का मतलब क्या है। तो अगर 0.5 mm या फिर इससे कम साइज़ का जो प्लास्टिक है उसको हम माइक्रो प्लास्टिक बोलते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। जैसे आपने सुना होगा PM10, तो ये पर्टिकुलर मैटर 10 है, ये 10 उसका साइज़ है, 10 mm, ठीक है। उस तरीके से आपने PM 2.5 सुना होगा, तो उसका साइज़ की बात होती है 2.5 mm। तो उसे 0.5 mm से छोटा साइज़ होता है जो उसको माइक्रो प्लास्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट, इंडिया का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बना है, ठीक है। अब नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बना है तो आपको पता होना चाहिए कि डॉल्फिन है ना, जो गैंगेटिक डॉल्फिन, वो इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल भी है। इसके अलावा एकमात्र जो डॉल्फिन सेंचुरी है इंडिया में गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए, वो कहाँ पे है, भागलपुर में, उसका नाम है विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। और ये जो गैंगेटिक डॉल्फिन है इसको सूसू कहा जाता है, ठीक है, सूसू नाम है इसका। और जो स्टेट ऑफ यूपी है, उत्तर प्रदेश, उसने इसको कुछ टाइम पहले अपना स्टेट जो मरीन मतलब एक्वाटिक एनिमल भी डिक्लेयर किया था। और जो ये NDRC खुला है, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ये कहाँ खुला है, पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर। नेक्स्ट, इंडिया का पहला सिटी स्पेसिफिक जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान। देखिए सिटी ये कहाँ पे हुआ है, नागपुर में, बहुत डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ना एक दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको पता होना चाहिए, ये NCERT में भी दिया गया है। CBRI क्या है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है, रुड़की में है, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आता है कि CBRI कहाँ पे है, रुड़की में। कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान्स, अब देखिए जीरो कार्बन है तो ऑब्वियस ही बात है आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको कई बार बता दिया है, COP26 में हमने क्या बोला था कि 2070 तक हम क्या करेंगे, मतलब नेट जीरो टारगेट अचीव करेंगे। और हमारा एक पड़ोसी कंट्री है जिसने टारगेट ऑलरेडी अचीव कर लिया है, वो कौन सा कंट्री है, भूटान, ये ऑलरेडी नेट जीरो कंट्री है। नेक्स्ट, वल्चर रेस्टोरेंट सेटअप इन झारखंड। वल्चर रेस्टोरेंट, ऐसा तो नहीं कि वल्चर्स को खाया जाएगा, वल्चर्स को आपको खिलाएंगे, ऐसा नहीं है। वल्चर रेस्टोरेंट से मतलब है वल्चर्स वगैरह को खाना देने के लिए ये काम करेगी जगह। और कोडरमा, झारखंड, कोडरमा में माइंस वगैरह हैं, हमने पहले पढ़ा है कोडरमा माइंस के बारे में। तो यहाँ पे वल्चर्स को एक तरीके से फीड करा जाएगा, बस इस तरीके से ऐसे याद करके रख लीजिए आप। और आपको पता होगा वल्चर्स हैं जो, ये काफ़ी इनकी पॉपुलेशन कम हो गई थी, क्यों, क्योंकि एक ड्रग था जिसको नाम था डाइक्लोफिनेक। ये ड्रग दिया जाता था जानवरों को, वो जानवर मरते थे, फिर उनको वल्चर खाते थे, जिसकी वजह से वल्चर्स मरने लग गए। जब तक इसके बारे में पता चला, जब तक वल्चर्स की ऑलरेडी संख्या, ये 1990s की बात है, वल्चर्स की संख्या ऑलरेडी काफ़ी कम हो गई थी। इस ड्रग को दूसरा नाम भी है इसका, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, NSAID ये भी बोलते हैं इसको। ये ड्रग का नाम आता है पेपर में, पूछते हैं बहुत ही क्वेश्चन, ठीक है, साइंस वाले क्वेश्चन में, डिक्लोफिनेक। नेक्स्ट, ऑयल ड्रिलिंग इन आसाम। आसाम में हुलू
हुलुंगापार गिबोन सेंचुरी। अभी आपसे डायरेक्ट ये पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पे है सेंचुरी, तो आसाम में है। गिबोन आपको पता ही होगा, एक तरीके का बंदर होता है विगोन। तो यहाँ पे ऑयल ड्रिलिंग की जो अप्रूवल है, एक्चुअली ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि ऑयल ड्रिलिंग यहाँ पे करी जानी चाहिए, फिर स्टेट गवर्नमेंट आसाम ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और वेदांता जो ग्रुप है यहाँ पे ऑयल की ड्रिलिंग करेगा। कहाँ पे? गिबोन सेंचुरी आसाम, हुला नागपुर गिबोन सेंचुरी। पहले इसको गिबोन सेंचुरी बोलते थे, फिर बाद में ये नाम लगा दिया हुला नागपुर। नेक्स्ट, इंडिया का पहला ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट, जैसे जीडीपी होता है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, उसी तरीके से ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट ये किसने लॉन्च करा है? ये लॉन्च करा है उत्तराखंड ने, ठीक है। कैसे कैलकुलेट होगा नहीं होगा इतना डिटेल में आपसे नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस आप उत्तराखंड का पीसीएस ना दे रहे हो, ठीक है। मतलब यूपी बिहार वाले में ये इतना डेप्थ में नहीं आएगा कैसे कैलकुलेट करना है इसको, बस इतना याद रखना है कौन से स्टेट ने स्टार्ट करा है ये। तो ये किसने स्टार्ट करा है? ये स्टार्ट करा है उत्तराखंड ने। ये ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस भी पूछा जाता है, GNH, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ये किसने स्टार्ट करा था? ये भूटान ने स्टार्ट करा था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है जो, इसकी एक रिपोर्ट आई है जिसके अकॉर्डिंग 628 जो टाइगर्स हैं वो इंडिया में उनकी डेथ हो गई है, ठीक है। और इसके पीछे अलग अलग रीजन है, कुछ बीमारी से मर गए, कुछ नेचुरल डेथ मर गए, कुछ पोचिंग वगैरह के मरे, पोचिंग वगैरह की वजह से मरे। तो टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो 3,500 के आसपास रहती है इंडिया में नॉर्मली। ये आपको याद रखना है, मतलब इतना कि ऐसे इतने टाइगर्स मरे हैं, मतलब अगर कोई क्वेश्चन है, किसी स्टेटमेंट आ जाए, बाकी फैक्चुअल डायरेक्ट तो नहीं आएगा कि एज इट इज इतना नंबर हो जाए, लेकिन रफली हो सकता है, चांस हैं ऐसे क्वेश्चन आने के, लेकिन कम है, इतना ज़्यादा चांसेस नहीं है। नेक्स्ट, वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स, ये किसने स्टार्ट करा है? तो ये यूनेस्को ने स्टार्ट करा है, वर्ल्ड सॉइल इंडेक्स, ठीक है। और एक कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनेस्को की, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सॉइल्स, कहाँ पे हुई थी? मोरक्को में, वहाँ पे स्टार्ट करा गया वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स। एक इंडिया का भी मिशन है अपना, सेव सॉइल के नाम से। ये सेव सॉइल का मिशन किसने स्टार्ट करा इंडिया में? आपने एक थोड़े वो हैं, मतलब प्रीचर हैं, गुरु हैं, जिनका नाम है सदगुरु, आपने नाम सुना होगा, इनका वीडियोज़ वगैरह इंग्लिश में बोलते हैं ये, सदगुरु, इन्होंने स्टार्ट करा था सेव सॉइल मिशन। नेक्स्ट, बायोबिटुमिन, जो बायोबिटुमिन है ये क्या है? बायोबिटुमिन है, इसका इस्तेमाल करा जाता है रोड बनाने में, ठीक है, रोड बनाने के लिए, और इंडिया इसको इंपोर्ट करता है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि एक नया तरीका निकाला गया है ताकि इंपोर्ट भी नहीं करना पड़ेगा इसको, और ये हमारा प्रोडक्शन भी हो जाएगा। कैसे प्रोड्यूस करेंगे इसको? हम स्टबल जो होता है ना खेतों में, स्टबल, जो कि आजकल बर्निंग की वजह से पॉल्यूशन बढ़ जाता है यहाँ पे दिल्ली NCR में, तो स्टबल से बायोबिटुमिन बनाया जाएगा और इसका रोड बनाने में इस्तेमाल करा जाएगा। नेक्स्ट, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2024 में आए हैं ये। इसमें देखिए डेप्थ में ये रूल्स में क्या क्या है, इतना आपसे जानने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रख लीजिए कि जो बैटरी कंपनी बना रही है ना, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी है कि उस बैटरी से कितना पॉल्यूशन हो रहा है बैटरी के बनाने के प्रोसेस में, उस पर आपकी लाइबिलिटी बनती है, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो फैक्ट मेरे को लगा था वो ये था, CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इससे आजकल एक क्वेश्चन आ रहा है CPCB से। क्या पूछते हैं कि CPCB को कब बनाया गया था और कौन से एक्ट के अंदर बनाया गया था। अब बच्चों को एक बार, जिनको पता होगा ना वो तो बता देंगे कौन से एक्ट के अंदर बना था। अब जिनको नहीं पता होगा ना उनको लगेगा कि CPCB है, मतलब पॉल्यूशन कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये वो एयर एक्ट के अंदर बना होगा, ठीक है, या फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको वाटर कंजर्वेशन एक्ट के अंदर बनाया गया था 1974 में। वाटर कंजर्वेशन नहीं, सॉरी, वाटर पॉल्यूशन से बचाने के लिए एक एक्ट है, वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974, उसके अंदर का CPCB को बनाया गया था। नेक्स्ट, नमो 108, ये एक लोटस की प्रजाति है, और लखनऊ इंस्टीट्यूट, CSRI, NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने इसको एक तरीके से डेवलप करा है, इन्वेंट करा है, और इसको नाम रखा गया नमो 108। 108 का मतलब है कि इसमें 108 पेटल्स हैं, ठीक है, पंखुड़ियाँ होती हैं ना, इसमें 108 हैं, इसलिए इसका नाम नमो 108 है। नेक्स्ट, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है गुप्तेश्वर फॉरेस्ट, और इसको एक क्या डिक्लेयर कर दिया गया है? बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि यहाँ पे, वैसे तो ये इस फैक्ट में वैसे ही पता चल जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को। एक क्वेश्चन आता है कि ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर करने की जो अथॉरिटी होती है वो किसके पास होती है? तो ये अथॉरिटी होती है स्टेट गवर्नमेंट के पास में, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ये लेटेस्ट ट्रेंड है हमारे इंडिया में, पहले डिक्लेयर नहीं करते थे इतने ज़्यादा, लेकिन अभी करने लगे हैं। फिलहाल 45 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है इंडिया में। नेक्स्ट, फर्स्ट मेलानिस्टिक टाइगर सफारी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी पूछ सकते हैं कि कहाँ स्टार्ट हुई है, और आपको मेलानिस्टिक टाइगर के बारे में अगर पता है ना तो आपको ये याद रखने की भी जरूरत नहीं है, वैसे ही आपको पता चल जाएगा। CAPF का जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मेलानिस्टिक टाइगर इंडिया में सिर्फ एक ही जगह पाए जाते हैं, कहाँ पे? सिमलीपाल में। सिमलीपाल कहाँ पे है? सिमलीपाल उड़ीसा में है, ये एक नेशनल पार्क है, सिर्फ यहीं पे पाए जाते हैं मेलानिस्टिक टाइगर, यानी कि इनके ऊपर, टाइगर के ऊपर, मतलब अलग अलग, मेलानिस्टिक का मतलब होता है कि स्किन कलर की बात हो रही है यहाँ पे, ये काले काले रंग के आपको अलग अलग पैटर्न बने दिखते हैं इनके टाइगर्स के ऊपर, इसलिए
यहाँ पे एक सफारी स्टार्ट करी गई है मेलानिस्टिक टाइगर को दिखाने के लिए। तो कहाँ पे पाए जाते हैं ये? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में, ठीक है, एकमात्र जगह है इंडिया में और कहीं नहीं पाए जाते ये। नेक्स्ट CMS कॉप, देखिए कंजर्वेशन ऑफ ये माइग्रेटरी स्पीसीज़ है ना, इसके लिए COP24 को, इसकी COP14 हुई है कहाँ पे? समरकंद उज्बेकिस्तान में। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि नॉर्मली मतलब जब ये क्वेश्चन है जो बॉन कन्वेंशन वाला, एक्चुअली ये कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज है ना, इसको बॉन कन्वेंशन के नाम से ज़्यादा फेमस है ये। CMS तो इसको बहुत कम लोग बोलते हैं। तो ये बॉन कन्वेंशन वाला क्वेश्चन ये नॉर्मली भी पेपर में पूछा जाता है, और इसकी जब भी कोई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है तो वो एग्जाम में पूछी जाती है अक्सर करके, ठीक है। काफ़ी रेलेवेंट है सिविल सर्विसेज के हिसाब से, आपको पता होना चाहिए कहाँ है? समरकंद उज्बेकिस्तान में। प्रोजेक्ट नीलगिरी थार ये किसने लॉन्च करा है? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है। नीलगिरी थार आपको बताइए, नीलगिरी हिल्स में जो टोडा प्रजाति जहाँ पर पाई जाती है ना, टोडाज, वहाँ पे ही नीलगिरी थार पाई जाती है। एक इसको आइबेक्स है, मतलब एक तरीके से बकरी होती है बड़ी वाली नीलगिरी थार, ठीक है। नेक्स्ट IUCN रेड लिस्ट, ये अपडेट है इसे बाकी इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लीजिए कि IUCN का जो मीटिंग था वो कहाँ हुआ था इस बार? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, जो एक्चुअली COP28 हुआ था, जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है उसका COP28 हुआ था कहाँ पे? इसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। और अगला वाला कहाँ होने वाला है? बाकू अजरबैजान में, ठीक है। तो इसमें जो ये रेड लिस्ट है ना, इसमें पहली बार जो फ्रेश वाटर फिश होती है उसकी भी डिटेल्स को ऐड करा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। मतलब बस इतना याद रखना है, IUCN में जो इस बार अपडेट आया था वो किससे रिलेटेड था? वर्ल्ड की फ्रेश वाटर फिश स्पीसीज से रिलेटेड। इतना याद रखोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, देखिए एक तो हमारा इंडिया का आता है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, और एक ये वर्ल्ड का आता है जिसको कौन रिलीज़ करता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस मिलके इसको रिलीज़ करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे हैं? रशिया, फॉलोड बाय ब्राज़ील, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स। कौन से कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट हैं? तो यूरोप में। यूरोप में इसलिए हैं क्योंकि रशिया का जिस पार्ट में रशिया में जंगल है ना, वो एक्चुअली यूरोप में आता है। दूसरे नंबर पे ब्राज़ील है, ठीक है। इतना दो याद रखेंगे स्टार्टिंग में, उसी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। इसके अलावा इसने एक लिस्ट और दी है जिसमें इसने बताया है कि कौन सी कंट्रीज़ में एनुअली जो पिछले 10 साल के अगर हम देखें डेकेड का, 2010 से 2020 तक का, तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पेड़ हैं यानी कि फॉरेस्ट है वो उसका जो एरिया है वो बढ़ा है। तो उसमें इंडिया का नाम है कौन से नंबर पे? तीसरे नंबर पे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। पहले पे चाइना, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पे यहाँ पे इंडिया है। तो इंडिया में ग्रोथ हुआ है। नेक्स्ट अब देखिए हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो शॉर्ट करंट अफेयर्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम देखने वाले हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। एरावत क्या है? एरावत एक सुपर कंप्यूटर है इंडिया का, ठीक है। सीडेक पुणे में इंस्टॉल्ड है ये, और रैंकिंग अभी आई थी एक, जिसने रैंकिंग में ये बताया गया था कि कौन सा सुपर कंप्यूटर सबसे आगे है, सबसे तेज़ है। तो उसमें इसका 110वां रैंक आया है, ठीक है, एरावत का। इसके अलावा हमारा और भी हैं परम सिद्धि वगैरह, उसको 185 रैंक आया है, लेकिन आपको एरावत याद रखोगे इतना भी काफ़ी, 110 रैंक आया है, ठीक है। किसने रिलीज़ करा है इसको? तो इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी 2024 में जर्मनी में, वहाँ इनको रिलीज़ करा गया था। सबसे जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है ये एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, बहुत टाइम से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में। फ्रंटियर नाम है इसका, 1206 पीको फ्लॉप इसका स्पीड है। इसमें मतलब ये पी फ्लॉप्स में नापा जाता है सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड को। 1206 है फ्रंटियर का। दूसरे नंबर पे है ऑरोरा, ये भी यूएसए का ही है, 1012 है इसका। और हमारा जो इंडिया का है उसका कितना है? पीको फ्लॉप 8.5। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्पीड में कितना फ़र्क होगा जो टॉप 1 पे है और जो हमारा है। हमारा सिर्फ 8.5 है जबकि ये 1206 है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है इनमें। फर्स्ट वंदे मेट्रो देखिए, वंदे मेट्रो जिसका नाम रखा गया था वंदे मेट्रो का नमो भारत, ठीक है, रैपिड रेल सर्विस है। ये भुज और अहमदाबाद के बीच को कनेक्ट करती है। भुज अहमदाबाद दोनों गुजरात में है, इतना याद रखना है आपको। एक RRTS न्यूज़ में है आजकल काफ़ी, ठीक है, रीजनल जो रेलवे ट्रांजिट सिस्टम है RRTS, वो न्यूज़ में है। ये कहाँ से चल रहा है? ये बेसिकली गाज़ियाबाद से अलवर तक जाएगा राजस्थान में, और अभी ये इसका कुछ छोटा सा स्ट्रेच 17 किलोमीटर के आसपास का इनॉग्रेट भी करा गया था। नेक्स्ट अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल, मैंने आपको पढ़ाया ना, ये ट्रिक दिया था मैंने आपको, जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम है इंडिया का 1985 का, उसमें हमारी 5 मिसाइल हैं। कौन कौन सी? पृथ्वी, आकाश, अग्नि, त्रिशूल और नाग। इसमें जो अग्नि है इसकी सबसे ज़्यादा लेंथ इसी की है, ठीक है। तो इसको चांदीपुर उड़ीसा से हमने टेस्ट फायर करा था कुछ टाइम पहले, अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल को। नेक्स्ट नासा का परसिवरेंस, देखिए परसिवरेंस जो रोवर है आपको पता होगा, नासा ने इसको मार्स पे भेजा हुआ है। तो ये अलग अलग जो डिटेल्स हैं वो कैप्चर करके भेजता रहता है कुछ टाइम बाद में। तो यहाँ पे आपको ये एक वर्ड याद रखना है, जेज़ेरो क्रेटर। ये आपसे पूछा सकता है कि ये कहाँ पे है, तो ये मार्स पे है जेज़ेरो क्रेटर। ये परसिवरेंस रोवर एक्चुअली इसी के आसपास घूम रहा है। एक यहाँ पे टर्म और दिखा था मुझे, रिगोलिथ।
करंट अफेयर के हिसाब से रिगोलिथ वर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ज्योग्राफी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये काफ़ी पेपर में आ गया तो बच्चों को लगेगा कि क्या ही पूछ लिया है, मतलब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। लेकिन रिगोलिथ वर्ड है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ये इस्तेमाल करा जाता है जो सॉइल की अपर लेयर होती है ना, उसके लिए यूज़ करा जाता है इसको, रिगोलिथ को। सॉइल, ह्यूमस वगैरह सब होता है इसमें, लेकिन इसको टर्म को ना तब यूज़ करते हैं जब हम किसी दूसरे प्लानट वगैरह की बात करते हैं। जैसे मान लो मून की बात कर रहे हैं, सैटेलाइट है जो अर्थ का, मार्स की बात कर रहे हैं, तो उसका जो ऊपर का सरफेस पे जो जो भी पड़ा होगा ना, उसको रिगोलिथ बोलेंगे। अर्थ के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि अर्थ के लिए नहीं बोल सकते। तो ये रिगोलिथ वर्ड आपको पता होना चाहिए ज्योग्राफी में। परसिवरेंस ये 2021 में लैंड करा था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जजीरो क्रेटर कहाँ पे है ये आपको याद रखना है, ठीक है, मार्स पे है ये। सुपर ब्लू मून, देखिए सुपर ब्लू मून है ना, ये 10 से 20 साल के बीच में एक बार दिखाई देता है। एक्चुअली होता क्या ना कि एक तो सिंपल फुल मून होता है, ठीक है, फुल मून जब आपको मून पूरा दिखाई दे रहा होता है। फिर एक होता है ब्लू मून। ब्लू मून कब होता है? जब एक ही मंथ के अंदर आपको 2 फुल मून दिख जाए ना, तो उसको ब्लू मून बोलते हैं। फिर एक होता है सुपर ब्लू मून। सुपर ब्लू मून है जो ये बहुत रेयर इंस्टेंस होता है। ये तब होता है जब एक ही टाइम पे आपको फुल मून और ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे ना 3 सिचुएशन एक साथ क्रिएट हो जाती हैं, फुल मून, सुपर मून, ब्लू मून। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होगा, देखो आपको पता होगा कि आपने एपोजी और पेरिजी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। पेरिजी वो होता है जब जो मून होता है वो अर्थ के बिल्कुल पास में आ जाता है, और अपोजी होता है जब अर्थ से सबसे दूर होता है मून। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि फुल मून भी होगा, ठीक है, यानी फुल मून की कंडीशन भी पूरी होगी, यानी कि मून पूरा दिखेगा। ब्लू मून की कंडीशन भी पूरी होगी, यानी कि अर्थ से मून एक ही महीने के अंदर दूसरी बार दिख रहा होगा पूरा, ठीक है। इसके अलावा तीसरी कंडीशन ये होती है कि उस टाइम पे पेरिजी का समय भी होना चाहिए, ठीक है, पेरिजी भी उस टाइम पे होना चाहिए, मतलब मून अर्थ के सबसे पास में भी होना चाहिए। और इस देखिए यहाँ पे ब्लू मून वर्ड लिखा है ना, आप इस पर मत जाना कि ब्लू मून का मतलब ब्लू दिखाई देगा मून, ऐसा नहीं है, ब्लू नहीं दिखाई देता है, बस बहुत ज़्यादा पास और क्लियर दिखाई देता है, इसलिए इसको सुपर ब्लू मून बोलते हैं, ठीक है। हल्का सा ब्लू स्टिंट आता है, लेकिन ब्लू कलर का नहीं होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये ब्लू कलर का होता है तो ब्लू का नहीं होता है, ठीक है, ये मिसनोमर है। मिसनोमर का मतलब होता है जो वर्ड एक्चुअली में देखने में आपको भटकाता है, मतलब उसका मीनिंग वो नहीं होता जो देख के लगता है, उसको मिसनोमर बोलते हैं। सी डॉट ने एक अग्रीमेंट साइन करा है आईआईटी रुड़की और आईआईटी मंडी के साथ में। इसने बोला है कि हम सेल फ्री 6G बनाएंगे। सेल फ्री 6G क्या होता है ना, देखो आपको पता होगा जो ये सेलुलर नेटवर्क होता है ना, इसमें ये हेक्सागन इस तरीके के सेल बने होते हैं, हेक्सागन, ठीक है। और ये सारे सेल ऐसे ही हेक्सागन के प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं, ऐसे मतलब ये जुड़े होते हैं एक दूसरे से, ताकि सारा एरिया कनेक्ट कर सकें। तो इसने बोला है कि हम ये जो हेक्सागन का सिस्टम है ना, यही खत्म कर देंगे, हम सेल फ्री रखेंगे। यानी कि एक टावर है जो उसकी रेंज, मतलब पहले क्या होता था कि एक हेक्सागन के अंदर ही एक टावर रेडिएट करता था, ठीक है, ऐसे मतलब छोटे से एरिया में ही। अब इसने बोला कि हम इसको ऐसे एरिया वाइड डिवाइड नहीं करेंगे, बस बहुत सारे टावर लगा देंगे छोटे छोटे जगह जगह पे, और जो उस टावर के पास में आप जाओगे उसकी आपको नेटवर्क मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि डिफाइन कर देंगे कि इसके बाहर नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं सेल फ्री 6G। बाकी अभी ये 6G डेवलपमेंट में ही है, धीरे धीरे आपको और देखने को मिलेगा इसके बारे में। नेक्स्ट, वर्ल्ड का पहला मिस AI कॉन्टेस्ट हुआ था, मिस AI कॉन्टेस्ट। इसको जीता है केंजा लेवली ने। ये एक AI मतलब AI मोरक्कन इन्फ्लुएंसर है। AI मतलब बॉट है, मतलब AI बॉट है ये। इसको मिस AI का टाइटल मिला है। वैसे मतलब ब्यूटी पेजेंट है ये, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई कैरेक्टर्स का। ऐसे कैरेक्टर जो असली में एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ वो वर्चुअल वर्ल्ड में ही एग्जिस्ट करते हैं, उनका ये ब्यूटी पेजेंट हुआ था, ठीक है। और वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ब्यूटी पेजेंट है ये। इसमें अवार्ड भी दिया गया था $20,000 का। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मतलब ये क्वेश्चन ही अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो ये नाम याद रखना है आपको, केंजा लेवली। ये मोरक्कन बेस्ड इन्फ्लुएंसर है, बाकी इतना रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है ये। केरला यूनिवर्सिटी डेवलप्स इनोवेटिव साइनाइड सेंसर। साइनाइड आपको पता ही होगा, पॉइजन होता है, मतलब इंसान खाते ही तुरंत मर जाता है इसको। तो यहाँ पे साइनाइड सेंसर डेवलप करा है। मतलब ये कि अगर किसी फूड में, ड्रिंकिंग वाटर में कहीं पे साइनाइड का छोटा मोटा भी मतलब ट्रेस अगर कहीं है ना, तो उसको ये डिटेक्ट कर लेगा। कहाँ, किसने डेवलप करा है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। भारत स्मॉल रिएक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत स्मॉल रिएक्टर, क्योंकि ये बजट में भी इसका डिस्कशन हुआ था, और जो COP28 हुई थी वहाँ भी ही बोला गया था कि जो क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करने का एक ही तरीका है, सबसे आसान, वो क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ बढ़ो, ठीक है। तो वहाँ बोला गया था कि जो न्यूक्लियर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसको 3 गुना बढ़ाया जाएगा आने वाले टाइम में 2030 तक। और ये इंडिया भी अब स्टार्ट कर रहा है धीरे धीरे न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ बढ़ना, बाकी उसमें टाइम लगेगा अभी। स्मॉल रिएक्टर से आपको पता चल रहा होगा, बड़े बड़े जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उनकी जगह छोटे रिएक्टर बनाए जाएंगे, जो कि 4 से 5 साल में एक रिएक्टर बन के तैयार हो जाएगा। अभी जो रिएक्टर हैं उनको 15-15, 20-20 साल लग जाते हैं बनने में, ठीक है। तो ये 4-5 साल में बन जाएगा, छोटा होगा और मतलब एक लिमिटेड एरिया को सर्व करेगा, मॉड्यूलर होगा, मतलब एक जगह इसको बना के दूसरी जगह असेंबल कर दिया जाएगा, ठीक है।
बाकी अभी इंडिया में ये डेवलपिंग मतलब R&D के स्टेज में ही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, धीरे धीरे ये बनेगा। और रशिया में ऑलरेडी ये बना हुआ है, ठीक है, रशिया चाइना ने ऑलरेडी ऐसे बना रखे हैं स्मॉल रिएक्टर। अभी हम इंडिया में सिर्फ अभी रिसर्च चल रही है इसके ऊपर। 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर कालाखंड इंडिया, यहाँ पे मतलब सेकंड स्टेज में है। मैंने बताया ना आपको, अभी ये कंप्लीट नहीं बना है, इसको 2-3 साल लग जाएंगे अभी कंप्लीट बनने में, 4-5 साल भी लग सकते हैं। थर्ड स्टेज 3 स्टेज होती है एक्चुअली टोटल, जब डेवलपमेंट करते हैं ना हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को, तो उसमें 3 स्टेज में हम काम करते हैं नॉर्मली। तो अभी हम सेकंड स्टेज में हैं इसमें। भारत स्मॉल रिएक्टर का गोल आपको पता ही चला होगा क्या करा। एक्चुअली एक ना कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, एटम्स फॉर नेट जीरो, बेल्जियम में हुई थी ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ESA टू डेवलप जीरो डिब्री सैटेलाइट। जीरो डिब्री सैटेलाइट, डिब्री का मतलब होता है कचरा, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि हम इतने सारे सैटेलाइट भेज रहे हैं ना स्पेस में, जिसकी वजह से स्पेस में कचरा बढ़ रहा है, यानी कि डिब्री की समस्या बढ़ रही है। तो अभी क्या करा जा रहा है कि रीयूजेबल सैटेलाइट्स बनाने, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स, रीयूजेबल सैटेलाइट, सब कुछ रीयूजेबल बनाने की कोशिश की जा रही है। रीयूजेबल कैसे होगा, या तो उसका दोबारा इस्तेमाल हो जाए या फिर उसको अर्थ पे वापस लेके आओ। आपने छोड़ दिया उसका काम, फिर मान लो 2 साल वो वहाँ पे रहा, उसका काम पूरा हो गया, फिर उसको वापस लेके आओ, वहीं पे मत छोड़ दो उसको घूमने के लिए। तो ये करने की कोशिश सभी कर रहे हैं ये। तो जो ESA है उसने भी ये मतलब वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम जो ESA मतलब यूरोपियन स्पेस इंडस्ट्री या यूरोपियन स्पेस एजेंसी बोल सकते हैं आप, कि कैसे जीरो डिब्री सैटेलाइट्स बनाए जाएँ। एयरबस नाम की एक कंपनी है, ये इसमें सहयोग कर रही है। इंडिया भी डिब्री फ्री स्पेस मिशन लॉन्च करने के लिए बोल रहा है 2023 तक। हमने ऑलरेडी इस पर काम स्टार्ट कर दिया है। 3D हाइड्रोजेल TB रिसर्च को स्टडी करने के लिए किसने बनाई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज ने। कैसे काम करती है नहीं करती है इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। चैंग E5 मिशन, नाम से पता चल रहा है चैंग है तो मतलब कहाँ का होगा ये, या तो चाइना का होगा या जापान वगैरह का होगा। तो चाइना का है ये, चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज। इसने अनाउंस करा है कि उन्होंने ऐसे वाटर मॉलिक्यूल डिस्कवर कर लिए हैं कहाँ पे, मून के सॉइल सैंपल्स में। ऑल्दो आपको पता ही होगा 2008 में ही हमारा जो चंद्रयान-1 मिशन था उसने ही बता दिया था कि मून पे पानी अवेलेबल है, पानी है मून पे, ठीक है। ये हमारे चंद्रयान-1 ने बता दिया था। और चंद्रयान-1 जहाँ लैंड करा था उसका नाम क्या है पॉइंट का, जवाहर स्थल, ठीक है। चंद्रयान-2 का तिरंगा पॉइंट, चंद्रयान-3 का शिव शक्ति, ये आपको पता होना चाहिए। तो चैंग 5 मिशन किसका है, चाइना का है। इसके अलावा ये चाइना इसने क्या बोला है कि जो मून के सॉइल सैंपल है उसमें पानी के ट्रेसेस हैं। चैंग E5 मिशन के बारे में यहाँ बता रखा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। नेक्स्ट, चाइना फ्रांस सैटेलाइट। चाइना और फ्रांस ने कोलैबोरेट करके एक सैटेलाइट बनाया जिसका नाम है SVOM, स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर। पूछा जा सकता है कि कौन सी 2 कंट्रीज़ के बीच में है, क्योंकि देखिए पूछे जाने के चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि आप ना गलत कैस कर जाओगे इसमें। आपको लगेगा कि फ्रांस और चाइना की इतनी बनती नहीं है शायद, तो इन्होंने साथ में मिलकर काम नहीं करा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़रूरत के लिए कंट्रीज़ आपस में कोलैबोरेट करती हैं। जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए रशिया और USA, उस टाइम पे USSR बोलते थे, ये कोलैबोरेट कर सकते हैं, एकदम दुश्मन, दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन, तो कोई भी कंट्री आपस में कोलैबोरेट कर सकती है। नेक्स्ट, इंडिया का पहला जनरेटिव AI लैब इन स्टॉक ब्रोकिंग। स्टॉक ब्रोकिंग क्या होता है, एक तरीके से किसी और के बिहाफ पे स्टॉक मार्केट में पैसे लगाना, ठीक है, वो होता है स्टॉक ब्रोकिंग। तो BlinkX नाम का एक इंडिया का AI बेस्ड स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया है। बस इतना ही आपको याद रखना है, ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। NHAI नेक्स्ट, मतलब ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, NHAI साइंस MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, MOU वर्ड ये बार बार आता है, इसका मतलब क्या होता है, सिंपल इसका मतलब ये होता है कि 2 ऑर्गेनाइजेशंस ये बोल रही हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन मान लो A है और एक B है, कि अब हम मिल के काम करेंगे इस पर्टिकुलर फील्ड में, तो ये होता है MOU। तो NHAI और IIT दिल्ली ने MOU साइन करा है किसके लिए, रोड सेफ्टी को इन्हांस करने के लिए यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि जो रोड सेफ्टी रिपोर्ट आई थी ना कुछ टाइम पहले, वर्ल्ड बैंक ने आई थिंक रिलीज़ किया था उसको, उसमें ये बोला गया था कि इंडिया में जो केसेस हैं, जो जहाँ पे देख पूरी दुनिया में तो केसेस घट रहे हैं, लेकिन इंडिया में रोड जो एक्सीडेंट हैं वो केसेस बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, इंडियन साइंटिस्ट डिस्कवर 2 न्यू प्लांट स्पीसीज, 2 नई प्लांट स्पीसीज डिस्कवर करी हैं। नाम है इनके डेंड्रोपैथो लॉन्जेंसिस। एक्चुअली लॉन्ग आइलैंड नाम की एक जगह है मिडिल अंडमान में, वहाँ पे डिस्कवर करा गया है। लॉन्ग आइलैंड के नाम पे इसका नाम भी आप देखो ना, लॉन्ग वर्ड है जो इसी से आ रहा है, इसमें लॉन्ग आइलैंड से। लॉन्ग आइलैंड वैसे USA में भी फेमस है, लॉन्ग आइलैंड जो न्यूयॉर्क वगैरह है वो लॉन्ग आइलैंड पे ही लोकेटेड है। इसके अलावा जो दूसरी है उसका नाम है पेट्रोकॉस्मिया अरुणाचलीस, अरुणाचलिन्स, मतलब अरुणाचली आ रहा है ना इसमें, नाम से पता चल रहा है कहाँ डिस्कवर करी गई है, अरुणाचल में। तो ये अरुणाचल में करी गई है, इसमें लॉन्ग नाम में ही आ रहा है, तो ये नाम याद रखेंगे आप। लॉन्ग मतलब लॉन्ग आइलैंड ऑफ मिडल अंडमान। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन रिसर्च। ये मैंने आपको बताया था, कई बार बता चुका हूँ। कहाँ क्या बताया था मैंने, डिक्लेरेशन किसका, गुजरात का, गुजरात डिक्लेरेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का था ये।
तो ये बस कहाँ पे है ना, आपको इतना याद रखना है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करके ये काम कर रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन रिसर्च। वैसे यहाँ पे ये देखिए दूसरे की बात करी हुई है आई थिंक, अच्छा सॉरी, यहाँ पे ना दूसरे, यहाँ पे तो रिकॉग्निशन करा गया है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज का हैदराबाद में है, जो इसको मतलब स्टेटस दिया गया है ये इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन रिसर्च। बाकी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो अपना ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर का रिसर्च सेंटर है ना, वो गुजरात में है, ठीक है। वो आपसे पूछा था तो गुजरात में है, और उसके लिए गुजरात डिक्लेरेशन भी साइन करा गया था। अभी ये लेटेस्ट में करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, फूड सेफ्टी और जो स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने फ्रूट राइपनिंग के अगेंस्ट वार्निंग इशू करी है। आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग करी जाती है, आपको पता होगा, एसिटाइलिन जो गैस होती है उसकी हेल्प से। और ये एसिटाइलिन गैस कैसे रिलीज होती है? कैल्शियम कार्बाइड की हेल्प से। कैल्शियम कार्बाइड, इस कैल्शियम कार्बाइड को ना नॉर्मली जो फ्रूट सेलर होते हैं वो मसाला के नाम से जानते हैं, और ये बहुत डेंजरस होती है क्योंकि ये मसाला है जो एक्चुअली ये मेटल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, माइनिंग वगैरह में, और ये इसका इस्तेमाल करते हैं फ्रूट्स को पकाने के लिए, जिससे कैंसर की समस्या होने का समाधान, वो कैंसर की समस्या बढ़ने का खतरा रहता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। इसका एक्ट आया था 2006 में, और ये अथॉरिटी बनी थी 2008 में। नेक्स्ट, रशियन कॉस्मोनॉट बिकम्स फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड 1000 डेज। एक रशियन कॉस्मोनॉट है, जैसे एस्ट्रोनॉट बोलता है यूएस से, जब यूएस से किसी को स्पेस में भेजता है तो उसको एस्ट्रोनॉट बोलता है, लेकिन रशिया जब भेजता है तो उसको हम कॉस्मोनॉट बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये 100 डेज स्पेंड करने वाला बंदा कौन है? ओलेग कोनोनेंको। बस कहाँ का है? रशिया का, इतना काफ़ी है। सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडिया, ये हम पहले ही बहुत डिटेल में कर चुके हैं। तो टाटा है जो, उसके साथ मिलकर एक प्लांट लगाया जा रहा है, कहाँ पे? आसाम, मोरीगांव नाम की जगह में। मोरीगांव नाम की जगह आसाम में है, यहाँ पे लगाया जा रहा है। ताइवान की कंपनी है PSMC, वो टाटा के साथ मिलकर लगा रही है। एक हमने टावर सेमीकंडक्टर और अडानी ग्रुप है जो ये मिलके भी लगा रहे हैं, कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। टावर सेमीकंडक्टर इजराइल की कंपनी है। और एक चीज़ मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, इससे ना आपको आइडिया लगेगा कि हम अभी सेमीकंडक्टर की रेस में कितना पीछे हैं। देखिए, जो हम प्लांट सेटअप कर रहे हैं ना, यहाँ पे कितनी नैनोमीटर की फैब्रिकेशन होगी? 28 नैनोमीटर, ठीक है। लेकिन जो आपको पता है स्नैपड्रैगन का जो लेटेस्ट प्रोसेसर आया है ना, 8 इलीट, वो पता है कितनी नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है? 3 नैनोमीटर की पे। और एक नैनोमीटर कम करना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो 28 से 3 नैनोमीटर तक जहाँ तक हम पहुँचेंगे तो हमें बहुत टाइम लगने वाला है। तो सेमीकंडक्टर चिप में इसलिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हम जल्दी से आगे बढ़ें। नेक्स्ट, सस्टेनेबल हाइड्रोजेल टू रिमूव माइक्रोप्लास्टिक्स फ्रॉम वाटर। ये हाइड्रोजेल बनाया गया फिर से। पहला ऊपर हमने एक हाइड्रोजेल बढ़ा था, वो किस चीज़ के लिए बनाया गया था? TB को डिटेक्ट करने के लिए। ऐसे ही ये हाइड्रोजेल अब बनाया गया है माइक्रोप्लास्टिक को रिमूव करने के लिए वाटर से। माइक्रोप्लास्टिक का साइज़ मैंने आपको बताया था कितना होता है? 0.5 mm से कम साइज़ होता है। यहाँ पे लिखा भी है, देखो ये लेस देन 5 mm। प्लास्टिक डिब्री लेस देन 5 mm इन लेंथ आर कॉल्ड एज माइक्रोप्लास्टिक्स। तो 5 mm से कम जो साइज़ के होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोप्लास्टिक, ठीक है। इस शायद मैंने ऊपर आपको 0.5 बता दिया था, अच्छा उसको करेक्ट कर लेना, वो शायद मैंने यूनिट की वजह से मैं कंफ्यूज हो गया था। 0.5 mm नहीं होता, 5 mm होता है। mm के केस में इसको 5 बोलते हैं, ठीक है, 5 mm। 5 mm से कम होगा, 0.5 तो बहुत छोटा हो जाएगा एक्चुअली में। तो 5 mm होता है, ठीक है। 5 mm से कम का साइज़ है तो वो माइक्रोप्लास्टिक कहलाए जाते हैं। एक मैंने आपको 100 mm के बारे में बताया था, वो क्या था? क्लाउड बस्ट। ऐसे ना चीज़ों को रिलेट करके याद रखा करो। क्लाउड बस्ट है वो, उसमें कितना आएगा? 100 mm। 100 mm बारिश अगर हो रही है किसी एरिया में 1 घंटे के अंदर तो वो क्लाउड बस्ट होता है। और माइक्रोप्लास्टिक लेस देन 5 मिलीमीटर, ठीक है, लेस देन 5 है, इसको करेक्ट कर लेना। मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि मैंने शायद 0.5 बोल दिया था। 0.5 नहीं है, 5 mm है, ठीक है। नेक्स्ट, सी डोम। देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम है, आपको पता होगा आयरन डोम। आयरन डोम किसका है? इजराइल का। तो वैसे ही आयरन डोम जैसा ही सी डोम है, बस इतना फ़र्क है कि ये वाटर के ऊपर काम करेगा। मतलब नेवी है जो इजराइल की, वो इसको ऑपरेट करेगी। ये मतलब ओशंस वगैरह पे कोई जो मिसाइल वगैरह आती है उसको वहीं पे इंटरसेप्ट कर लेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेवल अडेप्टेशन है किसकी? आयरन डोम की। नेक्स्ट, इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो, ये आपको पता होगा, हुगली नदी के अंदर इसको बनाया गया है। ये भी इतना इस्पलांदे से हावड़ा तक जाएगा, ये इस्पलांदे से यहाँ तक जाएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हुगली नदी के अंदर बना है, इतना याद रख लीजिए। नेक्स्ट जनरेशन ऑफ क्लॉथ। देखिए, आपने एक चैट GPT का नाम सुना होगा। चैट GPT किसने बनाया है? चैट GPT है जो ये जनरेटिव AI बेस्ड प्लेटफॉर्म है, इसको बनाया था हमारा OpenAI ने, ठीक है। इसका ही सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर माना जाता है ये क्लॉथ, ठीक है। और इस क्लॉथ को बनाने वाली कंपनी का नाम है एंथ्रोपिक। तो इसने क्लॉथ 3 लॉन्च कराया हाल ही में। नेक्स्ट,
पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, नाम से ही पता चल जा रहा है इसका, PSLV वैसे इसका शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल क्या है, ये एक फ्यूल सेल है, ठीक है। और ये इसका जो मेन वो है मतलब गोल ये क्या करने वाला है, इसरो ने बनाया है इसको, तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को इस्तेमाल करेगा पावर जनरेट करने के लिए, ठीक है। इसमें आपको यही याद रखना है, इलेक्ट्रोलाइट बेस्ड पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल किसने बनाया है, इसरो ने बनाया है। क्या करेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को यूज़ करके पावर जनरेट करेगा। नूर 3 सैटेलाइट, नूर देखिए नाम से पता चल रहा है कि किसी मुस्लिम कंट्री ने बनाया होगा, नाम से पता चल रहा है, तो इसमें मुस्लिम कंट्रीज ने बनाया है, तो ये कौन सी कंट्री है, ईरान। ईरान की जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स एक यूनिट है उनकी अपनी डिफेंस के लिए, उसका एक एरोस्पेस का डिवीज़न है, उसने ये डेवलप करा है नूर 3 सैटेलाइट, और उनका पहला सैटेलाइट है ये, ठीक है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। एक इन्होंने मिसाइल भी टेस्ट करी थी अपनी, उसका नाम था फतह मिसाइल, ठीक है। एक ड्रोन टेस्ट करा था इन्होंने, उसका नाम था करार, जो करार ड्रोन है वो भी इनका। ये 3 चीज़ें पता होना चाहिए, क्योंकि इसराइल और ईरान का आज के टाइम कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फतह मिसाइल ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, करार ड्रोन है, और नूर 3 सैटेलाइट है। नेक्स्ट समावेश प्रोजेक्ट है। समावेश का मतलब है यहाँ पे कोलैबोरेशन, तो ये अलग अलग जो फैसिलिटीज़ हैं उनके बीच में कोलैबोरेशन बढ़ाएगा, ये ट्रैक करने के लिए कि जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है स्टेम कोर्सेज में वो कैसा है। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसन, ये होता है स्टेम, ठीक है। इंटरनेशनल मेगा साइंस प्रोजेक्ट SKA, कहाँ पे, इंटरनेशनल मेगा साइंस प्रोजेक्ट SKA, तो इसको इंडिया ने कुछ टाइम पहले ज्वाइन करा है। इसमें है क्या, लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है ना, जो इसको बोलते हैं स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, तो इस प्रोजेक्ट को इंडिया ने ज्वाइन कर लिया। ये दुनिया का मतलब लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है, इसको शॉर्ट फॉर्म में SKAO बोलते हैं। इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं इसके डेवलपमेंट में, इंडिया ने भी इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। इसमें पूछा जाएगा तो ये पूछ, क्योंकि इसके नाम से ना देखो, जब कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं उनको नाम से नहीं पता चलता ये किस चीज़ के बारे में है, उस केस में क्वेश्चन के पूछे जाने के जो चांसेज हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे इसमें नहीं पता चल रहा है इंटरनेशनल मेगा साइंस प्रोजेक्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किससे रिलेटेड है, टेलीस्कोप को डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। ज़्यादातर इसमें जो काम होता है वो कौन सी कंट्रीज़ में होता है, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में। लूना 25 मिशन, ये पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। लूना मिशन किसने लॉन्च करा था, रशिया ने, लेकिन ये फेल हो गया था। कहाँ जा रहा था ये, लूना वर्ड कहाँ से बना है, लूनर का मतलब चांद पे जा रहा था ये। एक हमने दूसरा पढ़ा था स्लिम किसका था, जापान का, ये सक्सेसफुल हो गया था। एक हमने हमारे इंडिया का तो है ही कौन सा, चंद्रयान 3। ऑप्टिकल नैनो पैटर्निंग डिवाइस प्रोसेस, ऑप्टिकल नैनो पैटर्निंग प्रोसेस, नैनो स्केल पे पैटर्न बनाना। नैनो स्केल पे पैटर्न बनाएंगे हम क्यों, जैसे मान लो आपको एक नया चिप डिज़ाइन करना है नैनो स्केल पे, जैसे मैंने आपको बताया 3 नैनोमीटर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है चिप डेवलपमेंट में। अब ये इससे आप हाथ से तो काम नहीं कर सकते, नैनो पैटर्न बनाने के लिए जो प्रोसेस है पूरा, उसको कैसे कंट्रोल करा जाए, तो लेज़र के थ्रू उसको कंट्रोल करा जाएगा, और जिसको बोला गया ऑप्टिकल ड्राइविंग, ठीक है। तो ये नैनो पैटर्निंग प्रोसेस है, इसको कहाँ इस पे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT गुवाहाटी और कोलंबा यूनिवर्सिटी, इन्होंने ये मतलब ग्राउंड ब्रेकिंग एक इनोवेशन करी है, ऑप्टिकल नैनो पैटर्निंग प्रोसेस, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये क्वेश्चन। GPS स्पूफिंग का मतलब एक तरीके से है कि यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दे देना, कि जो इन्फॉर्मेशन सही है उसकी जगह वो ना दे के दूसरी गलत इन्फॉर्मेशन देना। तो ये न्यूज़ में आया था, ये वर्ड ऐसे बोलते हैं कि इसराइल ने ईरान को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा है, GPS स्पूफिंग को होता है टेक्निक यूज टू डिसीव अ ग्लोबल GPS रिसीवर बाय ब्रॉडकास्टिंग फॉल्स GPS सिग्नल, यानी जो GPS रिसीवर है उसको गलत सिग्नल भेज दो, जिससे कि जहाँ मिसाइल को जाना चाहिए वहाँ ना जाके वो किसी और जगह चली जाएगी। नेक्स्ट, जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड, ये आपको पता होना चाहिए किसको मिला है, चंद्रयान 3 मिशन के लिए मिला है ये। मतलब ऑब्वियसली इंडिया ने इसको जो लॉन्च करा था चंद्रयान 3 मिशन को, तो इसलिए चंद्रयान 3 मिशन को ये अवार्ड दिया गया था। क्या नाम है इसका, जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड। स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए अवार्ड दिया जाता है USA में एनुअली। नेक्स्ट, एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024, डिफेंस साइबर एजेंसी ने इसको परफॉर्म करा है। देखिए डिफेंस साइबर एजेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। डिफेंस ये ट्राई सर्विसेज है एक तरीके से, ट्राई सर्विस मतलब हमारी जो जल सेना, थल सेना और वायु सेना तीनों का मिला के साइबर काम देखती है, और इंडिया आजकल फोकस भी कर रहा है इसके ऊपर का कि ट्राई सर्विसेज कमांड बनाई जाए। फिलहाल आप देखेंगे तो इंडिया में 2 ही ट्राई सर्विसेज कमांड है, कौन कौन सी, एक तो आपकी अंडमान एंड निकोबार में है पोर्ट ब्लेयर में, और दूसरी आपकी कहाँ पे है, दूसरी आपकी है जो न्यूक्लियर चीज़ों को देखती है इंडिया में, ठीक है, न्यूक्लियर कमांड है जो इंडिया की, वो ट्राई सर्विसेज है। तो अभी इंडिया वैसे ही फोकस कर रहा है कि ट्राई सर्विसेज कमांड और बनाए जाएँ। अच्छा, इसके लिए ना एक वर्ड और यूज़ करा जाता है, थिएटर
थिएटर कमांड का मतलब भी क्या होता है, ये ट्राइब सर्विसेज कमांड होगी। ट्राइब सर्विस मतलब जिसमें तीनों होंगे, एयर, आर्मी यानी कि जो फौज होती है हमारी वो, और तीसरा हमारी नेवी, तीनों होता है इसमें। नेक्स्ट, इंडिया का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर, क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर कहाँ डेवलप करा गया, आईआईटी बॉम्बे में, विद द हेल्प ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि टीसीएस। इतना ही काफ़ी है इसमें। नेक्स्ट, नेशनल वर्कशॉप ऑन टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन साइबर फिजिकल सिस्टम्स। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आईआईटी बॉम्बे में ये कॉन्फ्रेंस हुई है, ऐसी कॉन्फ्रेंस इंडिया में बहुत होती हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, ओरल सिंप्लीफाइड वैक्सीन है कोलरा की, जिसका नाम है यूवीचॉल एस। यूवीचॉल एस ये ऑलरेडी 1-2 पेपर में पूछी जा चुकी है ये वैक्सीन, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। जो एग्ज़ाम जो देख करंट अफेयर किसी एग्ज़ाम में आ जाता है ना, फिर तो वो समझो वो बाकी के एग्जामिनर होते हैं ना, जो एग्ज़ाम सेट करते हैं, उनकी नज़र में भी रहता है वो कि ये पूछा गया है किसी पेपर में, तो उसके रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। तो यूवीचॉल एस है जो, ये किस चीज़ की वैक्सीन है, ये कोलरा की वैक्सीन है। कोलरा एक बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, आपने हिस्ट्री में ही पढ़ा होगा, एक बिरसा मुंडा जी थे ना, भगवान माना जाता है बिरसा मुंडा जी को, इनकी डेथ कोलरा से हुई थी, ठीक है, 1900 में हुई थी आई थिंक इनकी डेथ, कोलरा से हुई थी। तो यूवीचॉल एस क्या है, ये कोलरा की वैक्सीन है, ओरल वैक्सीन है, मतलब इसको मुंह से जैसे पोलियो को लिया जाता है ना, वैसे पोलियो की दवाई को लिया जाता है, वैसे लिया जाएगा इसको। नेक्स्ट, भाषा नेट पोर्टल। भाषा नेट पोर्टल का ये टारगेट है कि हमारे इंडिया में ना जो लैंग्वेज है वो बाधा नहीं बनना चाहिए किसी के बीच में, कि वो इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट पे एक्सेस ना कर पाए। तो इन्फॉर्मेशन है जो इंटरनेट पे, उसको अलग अलग लैंग्वेजेस में हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस भाषा नेट पोर्टल की हेल्प से हम करने वाले हैं। एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट के नाम से यूनाइटेड नेशंस ने भी स्टार्ट करा है, ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट। यहाँ भी कैसे हम जो एक्सेसिबिलिटी है इंटरनेट की और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी, उनमें हम जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनको भागीदार बना सकें, ये टारगेट है ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट का। तो इसी लाइन्स पे ये प्रोजेक्ट है भाषा नेट पोर्टल इंडिया में, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। अनुवादिनी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अनुवादिनी, इसको AICTE ने डेवलप करा है। मल्टीलिंग्वलिज्म को इंडिया में प्रमोट करने का एक तरीका है। इसमें बेसिकली क्या होगा, अनुवाद, आपको पता होगा हिंदी में अनुवाद का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेट करना, वही काम है अनुवादिनी ऐप का, ठीक है, ट्रांसलेशन का काम करेगी ये। एक ऐसा प्रोजेक्ट और चल रहा है इंडिया में, अस्मिता। मैंने आपको ट्रिक बताया था ना, अस्मिता कैसे बढ़ेगी, जब अपनी भाषा में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो अस्मिता भी क्या है, ट्रांसलेशन करा जाएगा 22,000 बुक्स का इंडियन लैंग्वेजेस में। नेक्स्ट, स्वाति पोर्टल। जो स्वाति पोर्टल है, ये इसका फुल फॉर्म याद रख लो, बस उसी से याद हो जाएगा आपको, साइंस फॉर वुमेन अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये है स्वाति पोर्टल, ठीक है। इंडिया के जो स्टेम कोर्सेज़ के अंदर जो वुमेन काम कर रही है उससे रिलेटेड है, ज़्यादा इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाई ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट, हाई ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट, ये हमने सक्सेसफुली टेस्ट करी है फिलहाल। ये है क्या एक्चुअली, ये UAV है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मतलब ड्रोन टाइप है ये, जो कि हाई ऑल्टीट्यूड पे जाके काम कर सकता है, सोलर पावर्ड होगा ये, स्ट्रेटोस्फेयर में जाके भी ये काम कर सकता है ऑटोनोमसली। और बहुत कम कंट्रीज़ हैं जिन्होंने हाई ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट डेवलप किए हैं। तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं, चाइना, साउथ कोरिया, UK, जिनके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं। उसके बाद अब इंडिया ने भी सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया एक ऐसा ड्रोन जो हाई ऑल्टीट्यूड पे जाके काम कर सकता है, क्योंकि जितने ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पे आप जाओगे ना, उतना ही आपको डिटेक्ट करके और इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। व्योम मित्रा, व्योम मित्रा ये क्या है, वुमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट है व्योम मित्रा। ये स्पेस में फ्लाई करेगी गगनयान मिशन के पार्ट में। आपको पता होगा गगनयान मिशन में 3 मिशन होंगे टोटल, ये दो मिशन है, पहले उसमें रोबोट्स जाएंगे, ठीक है, आसमान में, स्पेस में। तीसरा मिशन है उसमें मैन जाएगा, मतलब इंसान जाएंगे उसमें, ठीक है। तो 2 पहले टेस्ट करने के लिए हम इनको भेजेंगे, व्योम मित्रा रोबोट्स को। सूर्य तिलक, आपको पता है प्राण प्रतिष्ठा हुई थी किसकी, राम मंदिर में रामलला की। तो वहाँ पे जो रामलला के ऊपर सूरज की रोशनी को डाला गया था ना, उसके लिए एक सिस्टम डिज़ाइन करा था किसने, इसको डिज़ाइन अयोध्या टेम्पल पर डालने के लिए CSIR CBRI ने, ठीक है। ये भी इसमें CSIR आपको पता ही होगा, ये साइंस से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है हमारे इंडिया का, सेंट्रल साइंटिफिक रिसर्च वगैरह के काम देखते हैं ये CSIR। जो PhD वगैरह स्टूडेंट करते हैं उनको अक्सर इसी के साथ इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, CSIR से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसके जो हेड होते हैं ना, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सबसे ऊपर वाली पोस्ट जो होल्ड करते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम कई बार। तो इन्होंने बहुत सारे लेंसेज और मिरर्स का इस्तेमाल करके रामनवमी के दिन पे रामलला के चेहरे पे कैसे सूरज की किरणों को एक तरीके से फोकस कराया था, बस याद रखना सूर्य तिलक के बारे में। सैटर्न, देखिए सैटर्न और जुपिटर, इनके मून्स डिस्कवर होते ही रहते हैं, बढ़ता रहता है नंबर।
तो आपको याद रखना है कि सैटर्न के सबसे ज़्यादा मून्स हैं 146, ठीक है। और बाकी ये ना बढ़ता रहता है, कभी सैटर्न के ज़्यादा हो जाते हैं, कभी जुपिटर के ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप इन दोनों को याद रखो कि इनमें से अगर ऑप्शन में कोई एक इन दोनों में से अगर आपको मिल जाता है तो वही आंसर होगा। ग्लोबल ट्रांसफैट एलिमिनेशन, ट्रांसफैट को एलिमिनेट करने के लिए देखो, क्योंकि ट्रांसफैट बहुत अनहेल्दी होता है, तो WHO ने सर्टिफिकेट्स इशू करे हैं अभी ट्रांसफैट को। कौन सी कंट्रीज़ हैं वो ट्रांसफैट को एलिमिनेट करने के लिए अच्छा काम कर रही हैं उनके लिए, तो इसमें डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, इन सबको अवार्ड दिया गया है। स्पेस एक्स, ये GSAT-20 है जो इंडिया का एक सैटेलाइट है, GSAT-20, इसको स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 रॉकेट है वो लॉन्च करेगा। पहली बार इंडिया किसी प्राइवेट कंपनी का इस्तेमाल कर रहा है अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च कराने के लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का। WHO प्री क्वालिफाइज है सेकेंड मलेरिया वैक्सीन, ये मलेरिया वैक्सीन का नाम है R21-M। इसमें जो M है ना लास्ट में, ये मलेरिया के लिए है, ठीक है। तो R21, कई बार इतना याद आता है कि R21 वैक्सीन किस चीज़ के लिए है, तो जो R21 वैक्सीन है ये किस चीज़ के लिए है, मलेरिया के लिए। कई बार पूरा लिखा होता है R21-M1, मैट्रिक्स M, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ के लिए है। कोट डी आइवरी जो कंट्री है, कोकोआ के लिए फेमस है, ये कोकोआ प्रोडक्शन के लिए। फ़िलहाल ये पहली कंट्री बन गई है जिसने अलाउ कर दिया इस वैक्सीन को यूज़ करने के लिए। गूगल का जेमिनाई प्रोजेक्ट, ये आपके पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपको पता ही होगा इसके बारे में। आजकल हर एंड्रॉयड फ़ोन में धीरे धीरे ये गूगल डालने की कोशिश कर रहा है जेमिनाई को। तो जैसे ChatGPT करके है, ठीक है, को पायलट माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है को पायलट के नाम से, ठीक है। ऐसे ही ये पहले माइक्रोसॉफ्ट का बिंग हुआ करता था, फिर उन्होंने को पायलट डेवलप कर दिया, अभी गूगल का जेमिनाई आ गया है। जैसे ChatGPT है ना, उसी तरीके का है ये जेमिनाई। नेक्स्ट, ग्रीन रोबोटिक्स अनवील्स ऑटोनोमस एंटी ड्रोन सिस्टम। ग्रीन रोबोटिक्स ने ऑटोनोमस एंटी ड्रोन, मतलब जो ड्रोन को मार गिराएगा, ठीक है, नाम रखा है इसका इंद्रजाल। इंडिया का पहला AI पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम है, ग्रीन रोबोटिक्स ने डेवलप करा है। हेनले ऑब्जर्वेटरी कहाँ है, ये लद्दाख में है, ठीक है। हेनले ऑब्जर्वेटरी, ये पूछ लिया जाता है पेपरों में डायरेक्टली कि हेनले ऑब्जर्वेटरी कहाँ है, तो ये लद्दाख में है। 2001 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स मतलब स्टैब्लिश करा गया था यहीं पे जब ये बनाया गया था। कि हेनले ऑब्जर्वेटरी को मतलब इन्होंने सेटअप करा था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने। ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है ये तो अपने आप में बेंगलुरु में है, ठीक है, ये लद्दाख में नहीं है। हेनले ऑब्जर्वेटरी ये लद्दाख में है, ये इसने बनाई थी। नेक्स्ट, फर्स्ट क्लोन्ड वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ माया। बस इतना याद रख लोगे काफ़ी है कि ये आर्कटिक वुल्फ है, इसको क्लोन करा गया, इसका नाम रखा गया माया। साइनोजीन बायोटेक्नोलॉजी नाम की एक चाइनीज़ कंपनी ने बनाया है इसको। इन सब चीज़ों से ना ये पता चलता है कि हम ह्यूमन क्लोनिंग के कितने नज़दीक पहुंच गए हैं कि ह्यूमन्स के क्लोन भी हम बना लेंगे कल को। पाइबोट, ये ह्यूमनॉइड रोबोट है। पाइबोट कहाँ पे है ये, ये पहला इंडिया का पहला एक्चुअली पायलट है, ये ह्यूमनॉइड पायलट। पीबोट, PI से मतलब पायलट, पायलट बोट, ठीक है, पायलट प्लस रोबोट बोट, ठीक है, उससे बनाइए पीबोट, नाम ऐसे याद रख सकते हैं आप इसका, ठीक है, लॉजिकल नाम है इसका। तो कोरिया में है ये, इतना याद रखना है। एग्जाम में आएगा तो इतना ही आएगा कि ये पाइबोट न्यूज़ में था, क्या होता है पाइबोट, तो आपको याद रखना, पाई मतलब पायलट, बोट मतलब रोबोट। कुछ हमारी पर्सन्स इन न्यूज़ है, यहाँ पे हम कुछ सेलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं। अमरप्रीत सिंह है, ये मार्शल हैं अमरप्रीत सिंह। ये नेक्स्ट कौन बने हैं, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के आने के बहुत कम चांस होते हैं सिविल सर्विसेज में, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हम एक आधा देखेंगे। आतिशी मारलेना, ये आम आदमी पार्टी की लीडर हैं और ये दिल्ली की CM बनी है। यहाँ पे इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के चांसेस ये हैं कि दिल्ली में इससे पहले महिला चीफ मिनिस्टर कौन बनी है, ठीक है, वुमेन। तो सबसे पहले थी सुषमा स्वराज जी, उसके बाद शीला दीक्षित जी, और अभी ये आतिशी मारलेना बन गई हैं। नेक्स्ट, सिद्धार्थ अग्रवाल। देखिए सिद्धार्थ अग्रवाल हैं, ये स्विमर हैं, ठीक है, ये ओल्डेस्ट स्विमर बन गए हैं इंडिया के जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर के पार करा है, ठीक है। इंग्लिश चैनल कहाँ पे है, तो ये जैसे ऊपर फ्रांस है, नीचे इंग्लैंड है, जैसे नीचे ऊपर इंग्लैंड है, नीचे फ्रांस है, उसके बीच में जो वाटर बॉडी है ना उसको इंग्लिश चैनल बोलते हैं। और इंग्लिश चैनल का जो सबसे नैरो पार्ट है ना उसको स्ट्रेट ऑफ डोवर बोलते हैं। राजा रणधीर सिंह, ये फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट बने हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के, राजा रणधीर सिंह। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, ये सिद्धार्थ अग्रवाल वाला फिर भी पूछा जा सकता है पेपर में। सीताराम येचुरी, इनकी हाल ही में डेथ हो गई है, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। साधना सक्सेना नायर, ये पहली वुमेन बन गई हैं जो अपॉइंट करी गई हैं, क्या, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज। अक्सर करके कोई पहली वुमेन किसी पोस्ट पे बनती है ना तो वो रेलेवेंट हो जाता है पूछना, ठीक है। UPSC तो नहीं पूछती है लेकिन स्टेट्स PCS वगैरह में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट, हेमंत सोरेन, ये झारखंड के CM बने हैं, बस इतना याद रखना है क्योंकि जेल में गए थे, फिर इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, वापस आके फिर बन गए ये।
नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड मिला था, ये हम पहले कवर चुके हैं। रशिया, आपको पता होगा कजान रशिया में ब्रिक्स का मीटिंग हो रहा है इस बार, ठीक है, कंक्लूड हो गया ये कजान रशिया में। तो मोदी जी को वहाँ पे ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल ये अवार्ड दिया है व्लादिमीर पुतिन ने, और ये वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है। ये पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री का सिविलियन ऑर्डर है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे सिविलियन हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर मोदी जी को मिले हुए हैं। फिजी का मिला था, लोगोहू का मिला था, लोगोहू ऑर्डर ऑफ लोगोहू एक्चुअली पपुआ न्यू गिनी का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है। ऑर्डर ऑफ नाइल नाम से पता चल जाएगा इजिप्ट का है। लीजियन ऑनर ये फ्रांस का है, और ऑर्डर ऑफ ऑनर ये ग्रीस का है। ऑर्डर ऑफ द्रक ग्याल्पो ये भूटान का है। ये कुछ अजीब से नाम है ना, जैसे द्रक ग्याल्पो ये भूटान का, ये पूछा जा सकता है। ऑर्डर ऑफ ऑनर इसके कम चांस हैं। लीजियन ऑनर ये फ्रांस का, ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है वैसे, ज़्यादातर बच्चों को पता होगा। ऑर्डर ऑफ नाइल तो नाम से पता चल जाएगा इजिप्ट, ये थोड़ा अलग है। ऑर्डर ऑफ लोगोहुआ ये पपुआ न्यू गिनी का है, ठीक है। नेक्स्ट नीता अंबानी, ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर चुनी गई हैं नीता अंबानी। रोशनी नादर, ये क्वेश्चन देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मैंने लेटेस्ट आई थिंक मैं किसी एग्ज़ाम का PYQ देख रहा था लेटेस्ट वाला, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। रोशनी नादर मल्होत्रा, इनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर दिया गया है, शेवेलियर द ले लेजियन दे ऑनर, मतलब ये उनका इंग्लिश में बोले तो नाइट ऑफ द लेजियन ऑफ ऑनर, लेजियन अवार्ड भी बोलते हैं इसको सिंपल। NK सिंह ये इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। NK सिंह 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन। और NK सिंह कमेटी का काम क्या था, NK सिंह कमेटी बनाई गई थी टू रिव्यू, इसने रिव्यू करा था FRBM एक्ट को, FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। शाहरुख खान के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, ये गोल्ड कॉइन्स इंस्टाइन करे गए इनके नाम पे ग्रेविन म्यूजियम पेरिस में, ठीक है। ये ग्रेविन म्यूजियम, ये SSC वगैरह में पूछा जाता है कि ये ग्रेविन म्यूजियम कहाँ पे है, तो ये पेरिस में है, तो इस वजह से मैंने इसको कवर कर लिया, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, मतलब इंपॉर्टेंट है लेकिन सिविल सर्विसेज के हिसाब का क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट प्रहलाद चंद्र अग्रवाल है ना, बुसान साउथ कोरिया में एक अवार्ड दिया गया था, किस चीज़ के लिए, ये अवार्ड था फिजिसिस्ट है, मतलब ये इंडिया के इंडियन एस्ट्रोफिजिक्स का मैंने इंस्टीट्यूट बताया था ना आपको, कहाँ पे, बेंगलुरु में, ठीक है। ऐसे रिलेट करके जहाँ भी कोई वर्ड आए ना तो रिकॉल कर लोगे तो ना चीज़ें याद हो जाती हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रट्टा मारने की होती हैं, उसमें इतना लॉजिक नहीं होता। रट्टा आप मारो, लेकिन रट्टा को याद रखने का तरीका होता है कि आप बार बार चीज़ों को ना एक्टिवली रिकॉल करो, फिर वो आपका ना इंटरनलाइज हो जाती हैं, आपकी थॉट प्रोसेस का पार्ट बन जाती हैं, फिर आपको रट्टा मारने वाले से एफर्ट नहीं लगता, कि बर्डन नहीं लगता। फिर वो अब कहीं भी एस्ट्रोफिजिस्ट वर्ड आएगा तो दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि हाँ यार इंस्टीट्यूट पढ़ा था, कहाँ पे है, बेंगलुरु में। तो प्रहलाद चंद्र अग्रवाल हैं, इनको ये अवार्ड मिला है हैरी मासे अवार्ड 2024। ये पूछा जा सकता है कि अवार्ड किस फील्ड में दिया जा रहा है, ठीक है, तो एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं ये। इसके अलावा पहले इंडियन है जिनको अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा है एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। सानिया मल्होत्रा, ये एक एक्ट्रेस हैं सानिया मल्होत्रा, इनको मतलब आपने शायद दंगल मूवी में देखा होगा, इनको अवार्ड मिला है इनकी परफॉर्मेंस के लिए, मिसिज नाम की मूवी में, ठीक है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, कहाँ पे मिला है ये इनको, न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में। पूजा तोमर अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जिसको UFC बोलते हैं, उसमें लड़ने वाली है, इंडिया की ना पहली महिला हैं, और अभी इन्होंने अपना पहला मैच भी जीत लिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट UP PCS के लिए क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की हैं, पूजा तोमर UP से हैं। नेक्स्ट राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए, ये आपको पता ही होगा। ओम बिरला, देखिए ओम बिरला दूसरी बार स्पीकर सेलेक्ट कर गए। नॉर्मली स्पीकर ना दूसरी बार सेलेक्ट नहीं होता है, चेंज कर देते हैं, लेकिन सेलेक्ट करा गया ओम बिरला को। यहाँ पे एक दूसरा नाम है इंपॉर्टेंट फैक्ट जिनकी वजह से मैंने ये क्वेश्चन हाईलाइट करा है, बलराम जाखड़ लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर हैं हमारी असेंबली के, ठीक है, स्पीकर हैं किसके, लोकसभा के। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। और अभी क्योंकि ये बन गए हैं ओम बिरला, तो हो सकता है कि अगर ये लगातार रहें 5 साल और, तो हो सकता है यही हो जाए लॉन्गेस्ट सर्विंग। राणा आशुतोष कुमार सिंह, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो। आलोक शुक्ला हैं, ये हसदेव बचाओ आंदोलन, हसदेव अरण्य मतलब जंगल होता है, आपको पता ही होगा, वो ये लीड कर रहे हैं। इसके लिए इनको गोल्डमैन प्राइज़ मिला है, ठीक है, हाईएस्ट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है ये एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की फील्ड में, जो आम आदमियों को दिया जाता है। करीना कपूर को नेशनल एम्बेसडर बना दिया यूनिसेफ ने, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। श्याम निखिल, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रैंड मास्टर बने हैं, ये तमिलनाडु के हैं। रस्किन बॉन्ड, इनको साहित्य अकेदमी फेलोशिप मिली है, हाईएस्ट ऑनर है ये जो साहित्य अकेदमी देता है, तो ये इंपॉर्टेंट है रस्किन बॉन्ड वाला, ठीक है। नेक्स्ट प्रभ वर्मा है, इनको सरस्वती सम्मान दिया गया 2023 का। इनकी जो नॉवल है, वर्क है इनका रुद्रा सात्विकम, इसके लिए दिया गया है। और ये सरस्वती सम्मान देता कौन है, सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन देता है 1991 से।
ऋतुराज अवस्थी देखिए ये वैसे लोकपाल के मेंबर चुने गए हैं, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लोकपाल के मेंबर में है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो लेटेस्ट लॉ कमीशन था ना उसके हेड हैं ये, ठीक है, ऋतुराज अवस्थी। आई थिंक 22वां लॉ कमीशन चल रहा है अभी, उसके हेड हैं ये ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट रिजवाना चौधरी ये बांग्लादेशी सिंगर हैं, इसको इंडिया में पद्मश्री अवार्ड दिया मिला है, ठीक है, इंडिया की नहीं है, बांग्लादेश की है, बांग्लादेशी सिंगर है, इसलिए इंपॉर्टेंट है रिजवाना चौधरी। नेक्स्ट नायब सिंह सैनी, ये पता हरियाणा के सीएम है। सुनील भारती मित्तल को ना ऑनररी नाइटहुड दिया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए सुनील भारती मित्तल। आर्टिकल 18 का भी वायलेशन लगता है पढ़ने में ये, कि आर्टिकल 18 तो बोलता है कि अलाउड नहीं है इंडियन सिटीजन को फॉरेन टाइटल लेना, लेकिन यहाँ पे ऑनररी टाइटल दिया गया है सुनील भारती मित्तल को। ये कौन है? जो एयरटेल है ना, एयरटेल उसके मालिक हैं, मतलब एक तरीके से इंडिया जो भारतीय एयरटेल भी बोलते हैं ना, इसलिए भारतीय एयरटेल, ये भारतीय नाम वहीं से है, सुनील भारती मित्तल। डॉक्टर शशि थरूर हैं, इनको भी नाइट ऑफ द लीजियन ऑनर है, जो किसका, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है, वो दिया गया है, ठीक है। अब नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है ये तो सबको पता होगा, लेकिन शशि थरूर को भी मिला है अभी लेटेस्टली, ये कम बच्चों को पता होगा, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के ज़्यादा चांसेज हो जाते हैं। नीतीश कुमार आपको पता ही होगा, 9th टाइम ये बिहार के सीएम बने हैं, तो ये इससे अच्छा तो आप वो याद रख लो, यहाँ पे रिकॉल कर लो। नीतीश डिवाइस बताया था ना मैंने आपको, क्या था नीतीश डिवाइस? गले में पहनने का पेंडेंट जो आपको अलर्ट देगा किसके बारे में, लाइटनिंग के बारे में, फ्लड के बारे में। रिकॉल करने की आदत डालिए, रिकॉल करोगे आराम से चीज़ें याद होंगी। ये देखिए, ये कैप्टन फातिमा वसीम है और एक है कैप्टन गीतिका कौल, इनको सियाचिन बैटलफील्ड में मतलब वहाँ पे डाला गया है, सियाचिन में मतलब जाने वाली पहली महिलाएं बन गई हैं ये, फातिमा वसीम और गीतिका कौल। जो फातिमा वसीम है ये ऑपरेशनल पोस्ट पे काम करेंगी, जबकि गीतिका कौल है ये ऑपरेशनल पोस्ट पे नहीं है। कबीर बेदी, देखिए कबीर बेदी ये बॉलीवुड के एक्टर हैं, एक इतना साथ फेमस नहीं है, बहुत से लोग आप जानते भी नहीं होंगे इनको, लेकिन ये ना इटली में बहुत फेमस हैं कबीर बेदी, ठीक है। इटली में इन्होंने 1-2 मूवीज़ में काम करा हुआ है, इसलिए ये बहुत फेमस हैं इटली में, मतलब एक रोल करा था इन्होंने, उस रोल के लिए काफ़ी फेमस हैं इटली में, ठीक है। और इटली का इनको हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर दिया गया है, मेरिटो डेला रिपब्लिका इटालियाना, ठीक है। इटालियन लैंग्वेज की ना मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि इटालियन लैंग्वेज में जो चीज़ जैसे लिखी होती है ना उसको वैसे ही पढ़ा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे इंग्लिश में क्या होता है ना, कुछ वर्ड साइलेंट होते हैं, कुछ को अलग, जैसे CUT कट और है ना, और PUT पुट, अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कुट पुट पढ़ रहे हूँ। लेकिन इटालियन लैंग्वेज में अगर CUT लिखा है ना तो उसको, अगर CUT है तो उसको कुट ही पढ़ेंगे, कट नहीं पढ़ेंगे। ऐसे इसको पढ़ना हो ना, इसलिए पढ़ना आसान होता है इटालियन लैंग्वेज को। मेरिटो डेला रिपब्लिका इटालियाना, ठीक है, ये अवार्ड है किसका, हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है ये इटली का, और ये कबीर बेदी को दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना है ये, क्योंकि इटली का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये, और ये किसको मिल रहा है, एक बॉलीवुड एक्टर को, और कैसा एक्टर जो इतना फेमस भी नहीं है इंडिया में। नेक्स्ट नीना सिंह है, जो ये फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है किसकी, CISF की। स्टेट सिविल सर्विस के लिए वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी क्योंकि पहली महिला हैं तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये बाकी साइड में दिए हुए हैं। जो एक CR राव हैं, CR राव इंडियन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन है, इनको अवार्ड मिला है जो कि नोबेल माना जाता है स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। CR राव हैं, इनको क्या अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स, ऑफ्टन रेफर्ड है नोबेल प्राइज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाद में इनकी डेथ भी हो गई थी, तो 2 बार न्यूज़ में आए थे ये, एक बार जब अवार्ड मिला था, फिर बाद में इनकी डेथ हो गई थी, तब भी न्यूज़ में आए थे। CR राव का फुल फॉर्म है कैलिमापुदी राधाकृष्णन राव, CR राव ही आएगा, पेपर में आएगा तो, ठीक है, ज़्यादा चांसेस हैं CR राव लिखने के। बाकी एक बार नाम देख लो, साउथ इंडियन नेम है, तो पूछा जा सकता है पेपर, हाईली इंपॉर्टेंट, मतलब मैं आपसे बताऊं ये इंपॉर्टेंट, अगर ये सारे नाम पढ़े ना उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट में है। मैं आपको एक बार और बताऊंगा कि कौन सा आपको ज़्यादा याद रखना है, ठीक है। CR राव मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। डॉक्टर स्वाति नायक, इनको बिहाना दीदी या फिर सीड दीदी भी कहा जाता है, सीड लेडी भी, इनको नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड दिया गया है 2023 के लिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए अब मैं आपको, ये आज का हमारा वीडियो यहाँ तक हो गया है, यहाँ पे ना मैं आपको इनमें से कुछ, क्योंकि ये बहुत सारे ना बहुत रैंडम चीज़ें दी हुई हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको कुछ बताता हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर स्वाति नायक ये पता होना चाहिए, ये CR राव को पता होना चाहिए आपको। उसके अलावा कबीर बेदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट और है डॉक्टर शशि थरूर वाला, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड, सिविलियन अवार्ड मिला है इनको, ठीक है। ये सुनील भारती मित्तल वाला ऑनररी नाइटहुड दिया गया है, और ये आर्टिकल 18 के अगेंस्ट जाता लगता है, नज़र आता, तो हो सकता है कि आपको डाउट आ जाए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है सुनील भारती वाला, ठीक है। रस्किन बॉन्ड वाला इंपॉर्टेंट है, इनको साहित्य अकादमी फेलोशिप मिली है।
इसके अलावा रिजवाना चौधरी इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेशी सिंगर, पद्मश्री अवार्ड मिला इनको। आलोक शुक्ला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये कई क्वेश्चन में कई पेपरों में ऑलरेडी आ गया है, ठीक है, हसदेव अरण्य के लिए काम कर रहे हैं आलोक शुक्ला, मेंस में भी पूछा जा रहा है, मतलब यहाँ इतना इंपॉर्टेंट है ये आलोक शुक्ला वाला, तो गोल्डमैन प्राइज़ मिला है इनको। इसके अलावा इसमें आपको ओम बिरला के बारे में, ओम बिरला पूछा जाने के कम चांस है क्योंकि दूसरे वैसे, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि बलराम जाखड़ कौन है, सबसे लॉन्गेस्ट टाइम तक कौन रहा था, और क्योंकि बलराम जाखड़ 2 बार बने थे, उसके बाद ओम बिरला ना इनके बाद दूसरे ही हैं जो 2 बार बने हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये ओम बिरला वाला, ठीक है। एन के सिंह के बारे में जो 2 चीज़ें बताई थी मैंने, एक तो FRBM, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, और ये 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है, ये इंपॉर्टेंट है। ये शाहरुख खान वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, ये सबको पता ही है। रोशनी नादर वाला तो ऑलरेडी कई क्वेश्चंस में कई पेपरों में आ चुका है, ठीक है, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर मिला है इनको। इसके अलावा नीता अंबानी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, मतलब आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, उस टाइप का क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना ही है पर्सनैलिटीज़ में जो पूछे जा सकते हैं इसमें, और तो नॉर्मल ही है, ऐसा कोई लग नहीं रहा है मुझे, बाकी सब नॉर्मल ही है। जो मैंने दूसरी बार में यहाँ पे हाईलाइट करे ना, वो आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है, आलोक शुक्ला और नादर वाला और बेदी वाला, ये थोड़ा याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।